हेलो एवरीवन, स्टडी कैट में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 9th के पार्ट नंबर 1 संख्या पद्धति के परिचय के बारे में जानेंगे और इसके अंदर जितने भी आपके बेसिक पॉइंट है सबसे पहले उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करें संख्या पद्धति की, तो संख्या पद्धति के बारे में जानते हैं। संख्या पद्धति को 4 भागों में विभाजित किया गया है, जो कुछ इस प्रकार है। संख्या पद्धति को आपके 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला आपका दशमलव संख्या पद्धति, दूसरा द्विआधारी संख्या पद्धति, तीसरा अष्टक संख्या पद्धति और चौथा आपका षोडश आधारित संख्या पद्धति। लेकिन आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ओनली दशमलव संख्या पद्धति के बारे में ही पढ़ना है। ये आपके बेसिक नॉलेज के आधार पर इनके बारे में मैं थोड़ा बेसिक आपको बता दूंगा, जिससे आपको यह पता रहे कि संख्या पद्धति को कितने भागों में विभाजित किया जाता है। और ये जितनी भी पद्धति है ये सब आधार मूल्य पर डिपेंड करती है। ठीक है, इनको आधार मूल्य के आधार पर ही विभाजित किया गया है। सबसे पहले अगर हम बात करें आधार मूल्य किसकी, दशमलव संख्या पद्धति की, तो दशमलव संख्या पद्धति का आधार मूल्य क्या होता है? 10। दशमलव संख्या पद्धति का आधार मूल्य क्या होता है? 10। क्योंकि अगर आप नाम से देखो तो नाम में ही आपको दिख रहा है दशमलव। ठीक है, दशमलव, तो 10, इसका आधार मूल्य कितना होता है? 10। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो 0 से लेकर जितने आपके 10 अंक है उनका इसमें क्या है, प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसका आधार मूल्य 10 होता है। तो आधार किसी संख्या पद्धति में प्रयोग किए जाने वाले अंकों की संख्या होती है। ठीक है, अंकों की संख्या होती है आधार मूल्य। और दशमलव संख्या पद्धति में 10 अंक होते हैं, इसी कारण इसका आधार मूल्य भी क्या होता है, आपका 10 होता है। ठीक है, दशमलव संख्या पद्धति के बारे में मैंने आपको बता दिया। दूसरी की बात करें हम, द्विआधारी संख्या पद्धति। जो आपकी द्विआधारी संख्या पद्धति होती है ये भी आधार मूल्य पर, इसके बारे में भी हम आधार मूल्य पर ही जानेंगे। तो इसका आधार मूल्य कितना होता है? 2। ठीक है, जैसे 0, 1। ठीक है, द्यू से पता लग रहा है इसके अंदर 2 अंकों का यूज किया गया है। ठीक है, प्रयोग किया गया है 0 और 1 का। ठीक है, तीसरी की बात करें तो तीसरी का जो आधार मूल्य होता है, आधार मूल्य, अगर तीसरी की बात करें आधार मूल्य की, तो इसका कितना होता है? 8। क्यों? क्योंकि अगर आप नाम देखो तो अष्टक, अष्टक का अगर हम देखें तो क्या निकल के आता है? 8। ठीक है, नाम से ही पता लगता है। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, 0 से लेके 7। ठीक है, जितने भी आपके अंक होते हैं उनका इसमें प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसको अष्टक संख्या पद्धति कहते हैं। आ जाते हैं षोडश। षोडश देखो नाम से ही पता लग रहा है। ठीक है, 16 की बात हो रही है, तो इसका आधार मूल्य क्या होता है? अगर आप इनके नामों को ध्यान से देखें और पढ़े तो नाम से ही पता लग रहा है इसमें कितने अंकों का यूज किया गया है। तो इसका आधार मूल्य कितना होता है? 16। ठीक है, अब 16 कैसे होता है इसके अंदर, अगर हम बात करें तो इसके अंदर अंकों का भी यूज होता है और अल्फ़ाबेट का भी। तो अंकों की बात करें तो 0, 1, 2 से लेके आपका 9 तक। ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक आपके अंक होते हैं। बाकी अगर हम बात करें ए, बी, सी, डी, ई, एफ से लेके ये आपके क्या होते हैं? अल्फ़ाबेट। ठीक है, अंक कितने हो गए आपके? कुल 10 होते हैं और अल्फ़ाबेट कितने होते हैं? 6। इसलिए ये टोटल कितने हो जाते हैं आपके? 16। ठीक है, इसलिए इसका आधार मूल्य क्या होता है? 16 होता है। मैंने आपको चारों नंबरों के बारे में बता दी, संख्या पद्धति के बारे में बता दिया है। संख्या पद्धति को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में विभाजित किया गया है। तो जो आपको सिलेबस के हिसाब से जिसके बारे में पढ़ना है वो ओनली दशमलव संख्या पद्धति के बारे में ही पढ़ना है। ठीक है, और दशमलव संख्या पद्धति में जितने भी संख्याएं आती है उनके बारे में हम जानेंगे और पढ़ेंगे। आइए जानते हैं दशमलव संख्या पद्धति में आने वाली संख्याओं के बारे में। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राकृत संख्याओं की। प्राकृत संख्या क्या होती है? प्राकृत संख्याएं क्या होती है आपकी? गिनती की संख्या क्या कहलाती है? प्राकृत संख्याएं या गिनती
में जितने भी संख्याएं या नंबर प्रयोग में लाए जाते हैं वे सभी क्या कहलाते हैं? प्राकृत संख्या। जैसे अगर हम बात करें 1, 2, 3, 4, गिनती की जितनी संख्या है वह सभी क्या कहलाती है? प्राकृत संख्या। इसे हम कैपिटल एन से प्रकट करते हैं। आइए जानते हैं दूसरी संख्या के बारे में, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या क्या होती है? प्राकृत संख्याओं के बारे में हम ऊपर पढ़ चुके हैं। अगर प्राकृत संख्या क्या है? एक से जो जिसकी शुरुआत होती है, एक से स्टार्ट होती है। अगर प्राकृत संख्याओं में हम जैसे प्राकृत संख्याओं के बारे में पढ़ चुके हैं, 1, 2, 3, 4, इसी प्रकार से ये अनंत तक चलती रहती है। तो अगर इसमें हम जीरो को सम्मिलित कर ले, प्राकृत संख्याओं में अगर जीरो को सम्मिलित कर ले तो वह संख्या का समुच्चय क्या कहलाता है? पूर्ण संख्या। और इसे हम कैपिटल डब्ल्यू से प्रकट करते हैं। ठीक है, आइए जानते हैं पूर्णांक संख्या के बारे में। पूर्णांक संख्या क्या होती है? पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्याओं के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अगर पूर्ण संख्याओं में प्राकृत ऋणात्मक संख्याओं को सम्मिलित कर ले, अगर पूर्ण संख्याओं में हम प्राकृत संख्याओं की ऋणात्मक संख्याओं का प्राकृत संख्याओं की ऋणात्मक संख्याओं को सम्मिलित कर ले तो वह संख्याओं का समुच्चय क्या कहलाता है? पूर्णांक संख्या। जैसे पूर्ण संख्याओं की बात करें हम 0, 1, 2, 3, 4, इसी प्रकार से ये ऐसे चलता रहता है। अगर इसमें हम माइनस की संख्या, माइनस प्राकृत संख्याओं को सम्मिलित कर ले, -1, -2, -3, इसी प्रकार से ये इस प्रकार से ये चलती रहती है। तो यह संख्याओं का समुच्चय क्या कहलाता है? आपका पूर्णांक संख्या। आइए पूर्णांक संख्याओं के बारे में जानते हैं। सबसे पहले अगर जीरो के दाएं तरफ की बात करें और जीरो के बाएं तरफ, जीरो के दाएं तरफ स्थित जितनी भी संख्या होती है ये सारी क्या कहलाती है? आपकी धनात्मक पूर्णांक। जीरो के दाएं तरफ स्थित सभी पूर्णांक क्या कहलाते हैं? धनात्मक पूर्णांक। और जीरो के बाएं स्थित सभी पूर्णांक क्या कहलाते हैं? आपके ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है। जीरो के बाएं तरफ स्थित सभी संख्या कहलाती है ऋणात्मक पूर्णांक। और जीरो की बात करें तो जीरो अपने आप में एक शून्य पूर्णांक है। शून्य पूर्णांक है। संख्या रेखा के दाईं तरफ आने वाले पूर्णांक, संख्या रेखा के दाईं तरफ आने वाले पूर्णांक बाईं तरफ आने वाले पूर्णांकों से बड़े होते हैं। संख्या रेखा के दाईं तरफ आने वाले पूर्णांक बाईं तरफ आने वाले पूर्णांकों से हमेशा क्या होते हैं? बड़े। और संख्या रेखा के बाईं तरफ आने वाले पूर्णांक दाईं तरफ आने वाले पूर्णांकों से हमेशा क्या होते हैं? छोटे होते हैं। सबसे बड़ा अथवा सबसे छोटा पूर्णांक निर्धारित किया नहीं जा सकता, क्योंकि यह अगर हम बात करें तो सबसे बड़े की बात करें तो ये कहाँ तक जाता है? आपका अनंत तक। और छोटे की बात करें तो ये भी क्या जाता है? अनंत तक। तो इसमें हम सबसे बड़े और सबसे छोटे पूर्णांक की को निर्धारित नहीं कर सकते, ठीक है। और शून्य की बात करें तो शून्य ना तो आपका धनात्मक पूर्णांक है ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। शून्य अपने आप में एक शून्य पूर्णांक है, ठीक है। आइए जानते हैं अगले नंबर के बारे में। अगला नंबर आपका क्या है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या होती है? एक ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q आपका क्या हो? पूर्णांक हो, तथा q आपका जीरो ना हो, q इज नॉट इजिकल टू जीरो। और इसे हम कैपिटल Q से प्रकट करते हैं। तो पूर्णांक संख्या को मैंने बताया नहीं था, सॉरी, आपको बता दूं, ये आपका कैपिटल I से हम इसे प्रदर्शित करते हैं। कई बुकों में आपको कैपिटल Z भी मिल जाएगा, ठीक है। परिमेय संख्या के बारे में हम बात कर रहे थे। ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं और जिसमें p और q आपका क्या हो? पूर्णांक हो, और q आपका जीरो ना हो, ठीक है। कोई भी ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं और जिसमें p और आपका q क्या होना जरूरी है? पूर्णांक। और q आपका कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब हर, ठीक है। हर आपका कभी भी
ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर बात करें, जैसे हम बात करें 1/2, 1 और 2 आपके क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, अब 1 और 2, क्योंकि देखो ये रहा आपका 1 और 2, ये आपके पूर्णांक है जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। और q आपका 0 नहीं है, इसलिए ये आपका एक परिमेय संख्या है। अगर 1 की बात करें तो कोई भी नंबर जो सिंगल नंबर होता है अकेला, अगर उसके अपॉन में हम 1 लगा दे तो 1/1 हो जाता है। और 1 आपका क्या है, पूर्णांक है। और q आपका 0 नहीं है, हर आपका 0 नहीं है, इसलिए 1 भी आपका क्या होगा, परिमेय संख्या। 0 को हम क्या लिख सकते हैं, 0/1, जिसमें आपका 1 q है और q 0 नहीं है, तो इसलिए 0 को भी हम क्या बोल सकते हैं, परिमेय संख्या। इसी प्रकार से -5/6 या 3/-4, ठीक है, 0.5 या 0.3 बार, ये सभी आपके परिमेय संख्या के क्या है, उदाहरण है। ठीक है, और इसे हम कैपिटल Q से प्रकट करते हैं। आइए जानते हैं अगले नंबर के बारे में, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती है? यह परिमेय संख्याओं का बिल्कुल उल्टा होती है। ठीक है, उल्टा कैसे होती है, हमने क्या पढ़ा था, परिमेय संख्या क्या होती है, p/q के रूप में जिसे लिखा जा सकते। ठीक है, और अपरिमेय संख्या क्या होती है, जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, और जिसमें सेम आपका p और q पूर्णांक हो, p और q पूर्णांक हो, और q आपका 0 ना हो, q इज नॉट इजकल टू ज़ीरो। ठीक है, q आपका 0 ना हो। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें, जितनी भी आपकी वर्गमूल 2, ठीक है, वर्गमूल 3, 5 और पाई, √2, √3, √5 और पाई, ये सभी आपके अपरिमेय संख्याओं के क्या है, एग्जाम्पल। ठीक है, आइए जानते हैं अगले नंबर के बारे में। अगला नंबर आपका क्या है, अगला नंबर है आपका वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या क्या होती है, वह संख्या जिन्हें संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सके, वह संख्या जिन्हें संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सके वह वास्तविक संख्याएं कहलाती है, और इन्हें हम कैपिटल R से प्रकट करते हैं। तो ऐसी कोई भी संख्या जिसे हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, तो जितनी भी आपकी संख्या होती है, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, हम सभी प्रकार की संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। इसलिए आपकी जितनी भी संख्या रेखा पर प्रदर्शित की जाती है संख्या, वह सभी क्या कहलाती है, वास्तविक संख्या। ठीक है, वह सभी संख्या जिन्हें संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है। तो जितनी भी आपकी संख्या होती है वो सारी क्या कहलाती है, वास्तविक संख्या। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें, इसे कैपिटल R से प्रकट करते हैं, तो जितनी भी आपकी संख्याएं सारी वास्तविक संख्या में ही सम्मिलित हो जाती है। ठीक है, वास्तविक संख्याओं की अगर बात करें तो वास्तविक संख्या सभी संख्याओं का एक समावेश है। सभी संख्या इसमें क्या होती है, सम्मिलित, क्योंकि वास्तविक संख्या क्या कहलाती है, जो संख्या रेखा पर जिसे प्रदर्शित किया जा सके, और सभी संख्याओं को हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए 1 -3/2, √3, 1.81 बार, या √7, ये सभी आपकी वास्तविक संख्याओं के एग्जाम्पल है। आशा करता हूँ आपको ये संख्याओं के बारे में समझ में आ गया होगा। बाकी मैं एक आपको चार्ट के द्वारा समझा देता हूँ इसका। ये आपके लिए मैंने तैयार करा है एक चार्ट, इसके द्वारा आप कैसे समझ सकते हैं। सबसे पहले हमने बात करी है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याओं को हम कैपिटल R से प्रकट करते हैं। कैन बी एनी नंबर शो ऑन नंबर लाइन, कोई भी ऐसा नंबर जिसे संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, माइनस अपरिभाषित से लेके प्लस अपरिभाषित इन्फिनिटी तक, अनंत तक, माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक। ठीक है, जिसे हम
संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं वे सभी क्या कहलाते हैं, वास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्याओं को हमने दो भागों में विभाजित किया है। सबसे पहला पूर्णांक संख्या है, फिर है दशमलव संख्या। सबसे पहले हम पूर्णांक संख्याओं के बारे में जानेंगे। पूर्णांक संख्याओं के बारे में मैं पहले आपको बता चुका हूँ, इसे कैपिटल जेड से प्रकट करते हैं। पूर्णांक संख्याओं को हमने दो भागों में विभाजित किया है। पहला है ऋणात्मक पूर्णांक, एक पूर्ण संख्या। ऋणात्मक पूर्णांक क्या होती है, जितनी भी आपकी माइनस की संख्या होती है और माइनस अनंत तक जितनी जाती है, ये सभी क्या कहलाती है, आपकी ऋणात्मक पूर्णांक। और पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्याओं को हमने दो भागों में विभाजित करा है, एक शून्य पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक क्या होती है, जितनी भी आपकी प्लस की संख्या होती है और अनंत तक जाती है, जैसे 1 2 3 4 5, ठीक है। और धनात्मक पूर्णांक को ही हम क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या, क्योंकि प्राकृत संख्या और धनात्मक पूर्णांक जितनी भी संख्या होती है वे सभी क्या होती है, एक जैसी होती है, सेम होती है। इसलिए प्राकृत संख्याओं को मैंने बताया था कैपिटल एन से हम प्रदर्शित करते हैं। और शून्य पूर्णांक के बारे में पहले भी आपको बता चुका हूँ, शून्य ना तो धनात्मक पूर्णांक है ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। और पूर्ण संख्याओं के बारे में बता दिया था, इसे कैपिटल डब्ल्यू से प्रकट करते हैं। अब जानते हैं दशमलव संख्याओं के बारे में। दशमलव संख्या क्या है, दशमलव संख्याओं को हमने दो भागों में विभाजित किया है, एक शांत दशमलव और एक अशांत दशमलव। अब जो आपका शांत दशमलव है, कोई भी ऐसा एक पॉइंट जिस पर आकर आपकी संख्या क्या है, रुक जाए, जैसे 0.0.4, 0.5, 0.25 या 2.456 या 0.625, ये सभी आपके इनके क्या है उदाहरण, शांत दशमलव के क्या है उदाहरण। तो एक पॉइंट पर आकर कोई संख्या क्या है रुक जाए, वो किसके अंदर अंतर्गत आती है, शांत दशमलव के, ठीक है। अब बात करते हैं अशांत दशमलव। अशांत दशमलव क्या होता है, अशांत दशमलव को हमने दो भागों में विभाजित किया है। सबसे पहला आवर्ती दशमलव और दूसरा है अनावर्ती दशमलव। आवर्ती दशमलव क्या होता है, कोई भी ऐसा नंबर जिसका कोई अंत बिंदु नहीं है, जैसे अगर हम बात करें तो 0.111111 वो चलती आ रही है, उसका कोई अनंत बिंदु नहीं है। तो इसलिए हमें इसे रोकने के लिए हम इसके ऊपर किसका यूज करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, बार का। तो 0.1 बार और 0.3 बार। तो जितनी भी संख्याओं पे बार लगा होता है, इसका मतलब इनका रिपीटेशन ऐसे ही चलता रहेगा और अनंत तक, ठीक है। ये किसके अंदर आते हैं, आपके आवर्ती दशमलव जो रिपीट होते हैं, ठीक है। दूसरा आपका जो है इसका पार्ट है अशांत का, अनावर्ती दशमलव। ऐसी संख्या जिसका कोई एंड बिंदु ना हो, जैसे अगर हम बात करें √2, √3, √5, ठीक है। जैसे पाई की अगर हम बात करें तो 3.14152, ये इसी प्रकार से ये चलता रहेगा। और कई मैथमेटिशियन ने तो इसकी जो एक्सप्लेन अगर बात करें तो इसकी मिलियन तक इसकी वो संख्याओं को खोज चुके हैं। तो इसका कोई लास्ट बिंदु नहीं है, लास्ट कोई नंबर नहीं है। इसी प्रकार से और नंबरों को भी हम मान सकते हैं। तो जितने भी आपकी रूट की संख्या होती है जिनका परफेक्ट रूट नहीं होता, जैसे √2, √3 का इनका परफेक्ट वर्गमूल हम नहीं निकाल सकते, और अगर हम इसका निकालने बैठते हैं तो इनकी जो संख्या है वो अनंत तक जाती है, वो रुकती नहीं है। तो ये सारी क्या कहलाती है, अनावर्ती दशमलव। अब हम बात करते हैं कि इसको हमने दो भागों में विभाजित कर रखा है। सबसे पहले अगर हम बात करें इंटीजर्स के अंदर जो पार्ट्स थे सारे, और दशमलव जो पूर्णांक संख्याओं के अंदर सारे जितने इसके भाग थे वो, और दशमलव संख्या के अंदर आपके शांत दशमलव और आवर्ती दशमलव, अगर इन सभी को सम्मिलित कर लिया जाए तो ये सभी क्या बन जाती है, आपकी परिमेय संख्या। ये आपकी क्या बन जाती है, सभी परिमेय संख्या। पूर्णांक संख्याओं के सारे भाग जितने पार्ट है इसके अंदर, और दशमलव संख्या के शांत दशमलव और आवर्ती दशमलव को अगर हम सम्मिलित कर ले तो ये सभी क्या बन जाती है, परिमेय संख्या। और बाकी जो अशांत दशमलव था आपका, अशांत दशमलव के अंदर जो अनावर्ती दशमलव है ये आपकी क्या बन जाती है, अपरिमेय संख्या। और परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का अगर हम सम्मिलित कर ले तो ये क्या बन जाती है, आपकी वास्तविक संख्या है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये 9th चैप्टर के कक्षा 9th के फर्स्ट चैप्टर का ये इंट्रोडक्शन था। इसके बाद हम एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे, जो अगली वीडियो के साथ आपको जल्द मिल जाएगी। थैंक यू।